हुजूर, ऐ हुजूर, मेरा कत्ल होने वाला था हुजूर। दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए हथियार के तौर पर मछली भेजी थी, मसालों से सनी हुई। वो तो वक्त रहते बिहार के खुफिया महकमे के लोगों को खबर लग गई और मैं बच गया हुजूर, लेकिन ऐसे कब तक बचूंगा हुजूर। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। पॉलिटिकल कथा में बात आज राजनीति के रंग की। यह गुहार है सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री की, यानी बिहार के एक मुख्यमंत्री की कहानी है जिन्होंने एक साजिश का पर्दाफाश किया कि हमें मारने के लिए हमारे विरोधियों ने, या यूं कह रहे हैं हमारे सहयोगियों ने, मसालों से सनी मछली भेजी। जी हाँ, ये राजनीति है और राजनीति के रंग को पता लगाना संभवतः वह जो कोई भी गिरगिट विशेषज्ञ भी होगा उसकी भी औकात नहीं कि राजनीतिज्ञों के मिजाज और रंग का पता लगा ले। यह कई दफ़ा प्रमाणित हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे एक झा जी, और झा जी के शागिर्द भी हुआ करते थे, दो मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर ही झा जी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मुझे मारने के लिए मछली भेजी है। हालांकि कहा तो यह गया कि अचानक यह बात खुफिया विभाग के लोगों को पता लगी और जो मछली थी वो उनके हलक में जाते जाते खुफिया विभाग के लोगों ने रोक ली। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की। जी हां, अब कहानी के मूल पे आते हैं। साल था 1963। पटना के अगम कुआं इलाके में एक होटल हुआ करता था जिसका नाम था राज होटल। होटल के मालिक थे विश्वनाथ वर्मा जी। विनोदानंद झा जिस समय मुख्यमंत्री थे उनमें उनके करीबी सहयोगियों में से थे केवी सहाय और उस समय के यादवों के कद्दावर नेता रामलखन सिंह यादव। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कई दफ़ा साजिश रची जाती है और कई दफ़ा साजिश रचवा ली जाती है। तो ये साजिश कौन सी वाली थी, ये आप तय करें, आप सुनकर कि आखिर विनोदानंद झा ने ये मछली वाली साजिश रची या फिर राम लखन सिंह यादव या केवी सहाय ने इस तरीके की साजिश रची कि मुख्यमंत्री को मछली के बहाने जहर देकर मार दिया जाए। उस समय सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे कृष्णपल्लव सहाय। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी को खाने की आदत थी, खाने के साथ पीने की भी आदत थी। आप समझ गए होंगे। हालांकि आज पीने वाले पे वर्तमान मुख्यमंत्री ने बैन लगा दिया है, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल है, लेकिन खैर ठीक है, खाने पीने की स्वतंत्रता है। तो मुख्यमंत्री जी खाने और पीने के शौकीन थे। तो पीने वाली जो चीज़ थी तो वो तो आ गई थी। खाने वाली चीज़ उनके जो सहयोगी थे केवी सहाय, उनके करीबी के होटल यानी विश्वनाथ वर्मा के होटल राज होटल से एकदम फ्राइड मछली जो मसाले में सनी हुई थी उसे भेजा गया केवी विनोदानंद झा के पास। मुख्यमंत्री जी पी तो लिए थे, खाने ही वाले थे कि खुफिया विभाग को पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री को मछली के बहाने जहर खिलाकर मारने की साजिश रची गई है। फिर क्या था, बिहार का सारा अमला हैरान हो गया, साथ में हलकान हो गया। मछली जैसे ही हलक तक पहुंचने ही वाली थी कि खुफिया विभाग पहुंचा और फिर यह आरोप सीधे तौर पर लगा जिन्होंने मछली भिजवाई थी उनके सहयोगी, यानी उन्हीं कैबिनेट विनोदानंद झा के कैबिनेट के मंत्री केवी सहाय पर और साथ में रामलखन सिंह यादव पर। बात मुख्यमंत्री की थी तो जाहिर सी बात है पूरा सूबा तो हलकान हुआ ही, खुफिया विभाग हलकान हुआ, पुलिस प्रशासन हलकान हुआ। तो बात अब सीधे सीधे दिल्ली तक तो पहुंचनी थी और पहुंची भी। बात प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच गई और वो भी खुफिया विभागों के दस्तावेजों के साथ, मतलब सबूत के साथ नेहरू तक एक साजिश का पूरा काला चिट्ठा पहुंचा कि कैसे एक मुख्यमंत्री को मछली के बहाने जहर खिलाकर मारने की साजिश रची गई है। अब बड़ा जो सवाल था विनोदानंद झा के सामने
कि अब इस स्थिति में किया जाए। अब पता नहीं उन्होंने साजिश रची थी या रचवाई थी। अब था कि इस बहाने, हालांकि उस समय जो कहा जाता है कि केवी सहाय और रामलखन सिंह यादव उनके सहयोगी होते हुए भी भीतरी तौर पर जबरदस्त विरोधी थे, तो इसी बहाने विनोदानंद झा ने सोचा कि अब किसी तरीके से इन लोगों को निपटा दिया जाए। लेकिन अब आपको समझना चाहिए कि आखिर ये मछली कांड वाले विवाद की शुरुआत हुई कहां से। आखिर ये विनोदानंद झा या केवी सहाय या रामलखन सिंह यादव के दिमाग में ये बात आई कैसे कि सूबे के प्रमुख को मछली के बहाने जहर दे दिया जाए। आखिर ये पूरा मसला था क्या। ये जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बात बता रहे हैं 1963 की। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन थोड़ा सा उस पीछे चली, मतलब एक साल आपको पीछे लेकर के चलते हैं। विवाद की शुरुआत हुई 1962 में, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। 1962 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त गुत्थम गुत्था चल रहा था। मतलब प्रदेश कांग्रेस 3 धड़ों में बंट चुका था। श्री बाबू का निधन हो चुका था, यानी भूमिहारों का जो दौर था वो समाप्त हो गया था, लेकिन अहमियत बनी हुई थी। तो जो 3 धड़े थे आपस में ही उलझे हुए थे कि कौन सा गुट है उसके लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए। पहला धड़ा था खुद मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का, जो इस समय मुख्यमंत्री थे, 1962 में नहीं थे। दूसरा जो धड़ा था वह केवी सहाय का, जो उनके सहयोगी थे, कैबिनेट मंत्री थे। और तीसरा जो धड़ा था वो न्यूट्रल करने का काम कर रहा था, यानी भूमिहारों का गुट था जिसका इससे पहले जबरदस्त वर्चस्व था, वे थे महेश बाबू। आखिर ये 3 गुटों के बीच मामला सुलझे कैसे, किसके लोगों को सबसे ज़्यादा टिकट दिया जाए। अब इसे लेकर के केंद्र ने कमेटी बना दी कि आखिर आप लोग बैठिए और आप लोग तय कीजिए कि आखिर कैसे निर्णय हो कि किनको टिकट दिया जाए। लेकिन ये जो 3 विनोदानंद झा, केवी सहाय और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अंसारी, ये तीनों आपस में ही उलझ गए कि आखिर किसे टिकट दिया जाए और न दिया जाए। मतलब कौन सा गुट किस पे ज़्यादा हावी रहे, ये आपस में उलझ गए। अब सवाल था कि अंतिम तो फैसला आला कमान को करना था, आखिरी फैसला करना था। इसके लिए आला कमान जो था कांग्रेस का, उसने एक स्पेशल कमेटी बना दी कि अब प्रदेश कांग्रेस से ये निपटने वाला नहीं है। अब इस कमेटी में रह गए सरदार स्वर्ण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अब इन तीनों को निर्णय लेना था कि किस गुट को कितना टिकट दिया जाए। सरदार स्वर्ण सिंह, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की कमेटी ने आखिरी निर्णय लिया। टिकट बंटवारे पर पेंच सुलझा लिया गया। लेकिन सवाल है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे और जो बड़े नेता थे, अंततः जो कमेटी थी उन्हीं के पक्ष में निर्णय लिया। कमेटी ने मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का एक प्रकार से कहें तो जबरदस्त समर्थन किया। केवी सहाय और दूसरे धड़े के जो लोग थे, जो लगातार अपनी बात रख रहे थे, 72 लोगों का टिकट काट दिया गया। कहा गया कि टिकट बंटवारे में मौजूदा मुख्यमंत्री को बढ़त देकर भविष्य में जो एक विरोध और बाकी बंटवारे का जो संकेत, भविष्य में संघर्ष न हो, ऐसा कमेटी को लगा कि चूंकि विनोदानंद झा मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें टिकट दिया जाए और आगे आने वाले समय में संघर्ष से बचा जाए। और यही हुआ, 6 दर्जन लोगों का टिकट काट दिया गया। अब बारी थी चुनावी नतीजे की। लेकिन इसमें एक जो मजबूत पक्ष यह रहा कि 1962 के विधानसभा चुनाव में, चूंकि उस समय बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 318 कर दी गई थी, तो 318 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 185 सीटें हासिल हो गई, यानी सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई। यानी विनोदानंद झा के नेतृत्व पर एक बार फिर से मुहर लगी और विनोदानंद झा अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। अब इस जीत के तुरंत बाद विनोदानंद झा ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की मेजबानी भी हासिल कर ली। पटना में हुए एआईसीसी की अधिवेशन में उन्होंने बेहतरीन इंतजाम करवाए और फिर से एक बार केंद्रीय नेतृत्व का दिल जीत लिया। मतलब राजनीति में यह खेल चलता रहता है कि बॉस को हमेशा खुश रखिए, यानी बॉस इज ऑलवेज राइट। इसीलिए कहा जाता है कि चाटुकारिता करने वाले कभी कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं
और यह देखा जाता है, आज भी देखा जा रहा है। सत्ता में वापस आए विनोदानंद झा के पास अब एक मौका था कि वो अपने विरोधियों को किसी तरह निपटा दें, यानी पूरे तौर पे निपटा दें, और यही मौका उन्होंने भंजाया। और यही वो दौर था जब मछली कांड सामने आ गया। विनोदानंद ने मौके को लपक लिया, खुफिया विभाग से जांच करवाई गई और एक मोटी सी फाइल बनवाकर प्रधानमंत्री नेहरू के दफ्तर में भेज दी गई। केबी सहाय के करीबी माने जाने वाले राम लखन सिंह यादव को इस षड्यंत्र में मुख्य आरोपी बना दिया गया। माजरा क्या था, ये तो अभी भी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि क्या केबी सहाय ने मारने के लिए मछली भेजी थी, राम लखन सिंह यादव की उसमें मुख्य भूमिका थी। ये तो वक्त की बात है। लेकिन राम लखन सिंह यादव ने इस घटना के ठीक 36 साल बाद दैनिक अखबार को 31 दिसंबर 1998 को इंटरव्यू दिया था। राम लखन सिंह यादव ने क्या कहा था, जरा उसे भी सुन लीजिए। राम लखन सिंह यादव ने कहा कि श्री बाबू के निधन के बाद हम लोगों ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन झा जी ने बिल्कुल 100% झूठा षड्यंत्र रचकर पूरे कागज का पोथी बनाकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दे दिया कि मैं उन्हें मछली में विष देकर मारने का षड्यंत्र रचा है। इस मामले में मुझे समेत 36 लोगों को मुजरिम बना दिया गया। पंडित नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री मल्लिक द्वारा जांच करवाई। डीआईजी श्री शुक्ल जांच अधिकारी बनाए गए। 4 दिनों तक मुझसे पूछताछ की गई। प्रधानमंत्री जी को मैंने सारी बातें बताई। श्री मल्लिक की ही रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेहरू ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब तय आपको करना है कि विनोदानंद झा को मारने के लिए क्या राम लखन सिंह यादव और केबी सहाय ने साजिश रची। केबी सहाय के करीबी के होटल से मसालेदार मछली भेजी गई खाने पीने के शौकीन मुख्यमंत्री के पास, या फिर विनोदानंद झा ने ही कुछ इस तरीके का षड्यंत्र रचा। हालांकि जिस तरीके से खुफिया विभाग की रिपोर्ट थी बिहार के खुफिया विभाग की, उसमें 36 लोगों को तो मुजरिम विनोदानंद झा ने बनवा दिया था। राम लखन सिंह यादव मुख्य मुजरिम थे। चलिए अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। ये तो हुई कि भाई मछली के बहाने विष देकर कैसे सूबे के मुखिया को मारने की साजिश रची गई। लेकिन अगर साजिश रची गई तो विनोदानंद झा हटाए क्यों गए? सवाल तो यह है। मछली कांड ने पूरे देश में बिहार की राजनीति का भद्द पिटवा दिया था, यानी कांग्रेसियों की भद्द पिट गई थी, और सब तरफ यही बाएं बाएं हो रहा था कि क्या केबी सहाय या राम लखन सिंह यादव ने ऐसा काम कर दिया। राजनीतिक दुश्मनी में भला कोई ऐसे करता है? या फिर विनोदानंद झा पर भी लोग उस समय बड़े ही मज़े ले रहे थे कि देखिए कैसे सत्ता में बने रहने के लिए एक मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी खाने पीने के शौकीन मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह की हरकतें कर दी जाती है। तय आपको करना है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि विनोदानंद झा को हटाया क्यों गया। लेकिन विनोदानंद झा को हटाना इतना आसान भी नहीं था। नेहरू चाहते हुए भी उन्हें नहीं हटा सकते थे, लेकिन निपटाना हर कीमत पे चाहते थे और निपटाने का प्लान भी बना लिया गया। वह जो प्लान था वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज के दिमाग की उपज थी। अब इस हथियार से नेहरू अपने विरोधियों से आसानी से निपट सकते थे, और उस विरोधी में विनोदानंद झा भी थे। मछली कांड ऊपर से नीम पर चढ़ा करेला साबित हो रहा। उस प्लान का नाम था कामराज प्लान। अचानक अखबारों में कामराज एक जो शब्द था वो सुर्खियां बनने लगा और मुख्यमंत्रियों की कुर्सी धड़ाधड़ जाने लगी, वही कामराज प्लान की तरह। अब हम बताते हैं कि प्लान था क्या। प्लान में था कि जो 10 साल तक लगातार सत्ता में बने रहे हैं उन्हें सीधे संगठन की तरफ जाना चाहिए या संगठन में भेजा जाना चाहिए। इस प्लान के तहत मुख्यमंत्रियों की कुर्सियां छीने जाने लगी, उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा, संगठन की तरफ भेजा जाने लगा। केबी सहाय, राम लखन सिंह यादव जैसे लोगों के लिए तुरुप का पत्ता भी साबित हुआ। नेहरू एक तरफ अपने विरोधियों को निपटा रहे थे, विनोदानंद झा का भी उस लिस्ट में नाम था। विनोदानंद झा भी कामराज हो गए, यानी कामराज प्लान के तहत उन्हें भी कुर्सी
से हटा दिया गया, यानी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन क्या संगठन में जगह मिली, ये भी बड़ा सवाल है। लोगों ने कहा कि मछली कांड की वजह से 2 अक्टूबर 1963 को गांधी जयंती के दिन विनोदानंद झा का कार्यकाल खत्म हुआ। उनके अलावा 5 और मुख्यमंत्रियों भी कामराज प्लान के तहत इस्तीफे देने पड़े थे। सबको संगठन में कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई, लेकिन विनोदानंद झा को यहां भी कुछ नहीं मिला। इसे यूं समझें कि सारे प्लानों को असफल करके केवी सहाय ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी, लेकिन केवी सहाय या नेहरू के कामराज प्लान ने विनोदानंद झा को कुर्सी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जैसे ही विनोदानंद झा कुर्सी से उतरे तो बाद में वो धीरे धीरे राजनीति में अप्रासंगिक होने लगे। और मतलब कुछ यूँ निकालिए कि सारे प्लान को ध्वस्त कर विनोदानंद झा सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे। तमाम लॉबियों को ध्वस्त किया था। श्री बाबू के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद विनोदानंद झा मतलब 3-4 लॉबियों को ध्वस्त कर, 3-4 लॉबियों को मिलाकर एक रणनीति अख्तियार कर वे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सारे प्लानों को ध्वस्त कर मुख्यमंत्री बनने वाले विनोदानंद झा कामराज प्लान के आगे पस्त हो गए और केवी सहाय की चाल सफल रही। हालांकि विनोदानंद झा जब सत्ता से उतरे तो वे राजनीतिक तौर पे अप्रासंगिक होने लगे। बाद में वे करीब करीब राजनीति उन्होंने छोड़ ही दी। और लेकिन उनके कुर्सी से उतरने के ठीक 4 साल बाद 1967 में कांग्रेस बिहार में बुरी तरह हार गई और नया परिसीमन भी आ गया। यह था बिहार का मछली कांड। अब इसमें साजिश रची गई या रचवाई गई, राजनीति को आप बेहतर समझते हैं, आप कई किस्से आप लोग सुनते हैं और गुनते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इस साजिश को आप कैसे लेते हैं। तब तक के लिए आपको रूबरू करवाएंगे।